साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कहके रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने आए। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। हो सकता है भविष्य में आने वाले दौर में जब साहित्य सृजन हमारे साहित्यकार करें तब इस काल का भी जिक्र उनकी लेखनी के माध्यम से हो। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और भारत की अगर हम बात करें तो 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे विषयों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जो धन्ना सेठ हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जिन्हें कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें इन सब आपदाओं विपदाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जो फटे हाल है, विपन्न है, रोजाना कमाना रोजाना खाने वाला है, वो भी इन प्रकार अपना जीवन चला रहा है। शायद उसने इससे ज़्यादा मुझे अपेक्षा ही नहीं की। लेकिन जो सबसे बड़ी मार है वो निम्न उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग पर है। तो साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे भारतीय दर्शन की 2 प्रमुख बातें हैं, सादा जीवन उच्च विचार या संतोषम परमम सुखम। क्या साथियों, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम आप इस बात पर विचार करें कि जो एक भेड़ चाल पड़ी हुई है, जो होड़ मची हुई है और शोसेबाजी का जो ये बीते 3 दशकों से हमने इस पूरे देश में दौर देखा है, जो व्यक्ति कोई एक कार्यक्रम करता है, कोई एक आयोजन करता है, कोई एक फंक्शन करता है, चाहे वो पारिवारिक समारोह हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो, और जिस तरह का तामझाम उसमें फैलाया जाता है, उसकी देखा देखी दूसरे उसकी नकल करते हैं, उससे बड़ा आयोजन करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे चारवाक का जो सिद्धांत था कि घी पियो चाहे ऋण लेकर पीना पड़े। जी हाँ, क्या हम आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जब हम 2 महीने से लगातार देख रहे हैं कि कम खर्चों में भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो हम इतनी हाय तौबा क्यों करें? साथियों, आज मैं 2-3 उदाहरण के साथ अपनी बात को रखने की आपके समक्ष कोशिश कर रहा हूं। पहला उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सोचिए, जब इंग्लैंड पढ़ने गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, वो भी सूट बूट में गए थे, और सोचिए उनके पास इतना पैसा था कि वो ब्रिटेन का खर्च वहन करने की स्थिति में थे। तो सूट बूट वाला गांधी जब स्वाधीनता संग्राम में उतरता है और आगे की पूरी लड़ाई जब लड़ता है तो धोती और लंगोटी में आ जाता है। समझने की जरूरत है साथियों। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, मेरे टीचर, जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर मुझे बताया करते थे, क्लास में बच्चों को समझाया करते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की वकालत इतनी जोरदार चलती थी, उनके पास इतनी अकूत संपत्ति थी कि कमरे उनके नोटों से भरे होते थे। शाम को जब वो वकालत की प्रैक्टिस करके आते थे तो नोट उस कमरों में ऐसे ही उछाल देते थे। हमें तो ये भी बताया गया है कि नेहरू जी के सूट ड्राई क्लीन होने के लिए, धुलने के लिए विलायत जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। लेकिन वो जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे या देश के प्रधानमंत्री बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सूट कभी नहीं पहना, लेकिन उन्होंने कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना। तो साथियों, अगर मैं बात करूं आपको देश के पहले राष्ट्रपति की, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। साथियों, जब महात्मा गांधी पहली बार 1917 में बिहार गए थे, वो भी नील उत्पादकों के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे, उस समय ये हाल था बिहार में कि जो वकीलों का समुदाय था, उस दौर में 1917 का जिक्र कर रहा हूँ, 103 साल पहले का, उस दौर में भी एक हियरिंग का वकील उस दौर के 10-10 हज़ार रुपये लेते थे। डॉक्टर राजन बाबू, जी हाँ, वो भी महात्मा गांधी के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए चंपारण पहुंचे थे और वो कुछ समय के लिए गए थे, वहाँ 1 हफ्ते के लिए गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के पहुंचने के बाद वो महीनों वहाँ रहे। और साथियों, एक और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ,
वो ऐसे सामंती परिवार से थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू कि जब वो पढ़ते थे, जब वो कलकत्ता पढ़ने जाते थे तो उनके साथ में उनके नौकर चाकर जाते थे, उनका रसोइया जाता था। यहाँ तक कि वो जब चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चंपारण गए तो वहाँ भी अपने नौकरों को, अपने रसोइयों को साथ में लेकर गए थे। महात्मा गांधी ने देखा कि हर वकीलों का तो अपनी अलग अलग किचन चल रहा है, सबका अलग अलग किचन चल रहा है, रात में 12 बजे तक दावतें उड़ाई जाती थी। जब महात्मा गांधी ने फटकारा तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। और साथियों, वही डॉक्टर राजेंद्र बाबू जब पटना वापस लौटे थे 1 महीने बाद, तब वो पूरे बदल गए थे। वो तीसरे दर्जे की ट्रेन की यात्रा करने लगे थे। साथियों, वो सब्जी छीलना, सब्जी काटना सीख गए थे। वो राजेंद्र बाबू अपने कपड़े धुलना सीख गए थे। वो राजेंद्र बाबू चावल धुलना सीख गए थे, खाना पकाना सीख गए थे। वो जो काम उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिन्होंने कभी किए नहीं थे, वो गांधी जी की फटकार के बाद उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। जी हाँ, मैं उन्हीं डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जिक्र कर रहा हूँ जो देश के पहले प्रेसिडेंट बने और 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है, हमारी सोसाइटी में जो भी नया कस्टम आता है, जो भी नया कल्चर पैदा होता है, ये कल्चर जिस तरह से पानी कहते हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह से जो भी नई परंपराएं लागू होती हैं सोसाइटी में, ये परंपराएं हमेशा उच्च वर्ग से आती हैं और उसका होड़ मध्य वर्ग में जबरदस्त तरीके से फैलता है। तो आज जो कहीं ना कहीं देश की विषमताएं हैं, ये देश की कहीं ना कहीं जो विडंबनाएं हैं और जो खींचातानी मची हुई है, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से उजली, ये दिखाने के लिए जो होड़ मची हुई है, इस होड़ को कम से कम इस कोरोना काल ने हमें सिखाने की अहमियत सिखाई है कि आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दीजिए। जिस तरह से आजकल शादी विवाह के लिए परमिशन दी जा रही है, पहले 5 और 10 लोगों की परमिशन दी गई, आजकल 25-25 वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए 25-25 लोगों की परमिशन दी गई। मैं तो कहना चाहता हूँ सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कि पूरे देश में आप किसी की भी शादी हो, आप बोल दीजिए उनको कि 25 लोगों से ज़्यादा, और बाकायदा इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि किसी भी पक्ष से 25 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इसके बजट भी फाइनल कर दीजिए, इससे ज़्यादा का बजट नहीं होना चाहिए। साथियों, जब कड़े फैसले देश में 2 माह तक देश को लॉकडाउन में रखा जा सकता है, तो शादी विवाह जैसी छोटी सी रस्म के लिए इतना तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत है? करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार पूरे देश में चलता है, एक एक दिन की शादी में खरबों रुपए का कारोबार है। एक एक शादी में बड़े बड़े जो दिग्गज पार्टियां हैं, वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए फूंक देती हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो धन्ना सेठ हैं, अगर वो करते हैं तो इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाइए, एक भारी भरकम लग्जरी टैक्स लगाइए। कम से कम वो टैक्स कुछ योजनाओं में, कुछ गरीबों के काम तो आएगा। तो साथियों, ये बात ज़रूरत समझने की है कि अगर आपके पास पैसा है, मुझे नहीं मालूम आपने कैसे कमाया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक ना एक बैरियर लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें गांधी से सीखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमें नेहरू से भी सीखने की ज़रूरत है, और राजेंद्र बाबू से भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम सादा जीवन उच्च विचार को, ये गंगा जब तक ऊपर से नहीं बहाई जाएगी, ऊपर के लोग इस तरह के उदाहरण पेश नहीं करेंगे, और मध्य वर्ग को खासतौर पे ये होड़ जितनी होती ना, ये मध्य वर्ग में होती, तो मध्य वर्ग को इसको जरूर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि गरीब गुरबा तो किसी तरह से अपना रस्म करके, शादी करके अपनी औपचारिकता पूरी कर लेता है, लेकिन मध्य वर्ग में ये बहुत बड़ी होड़ है। जिस होड़ पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का ये वक्त आ गया है, अपने खर्चों पर अंकुश लगाने का। और जो अंधी कमाई में पूरा देश लगा हुआ था, इस अंधी कमाई को भी हम इसी होड़ के माध्यम से रोक सकते हैं। हो सकता है ये कठिन वीडियो है, कड़वा वीडियो है ना, लेकिन हमारा काम ही है कह के रहना। इसलिए हमने ये बात आपके सामने रखी है कि ये सटीक मौका है, सही मौका है कि हम कह के रहें। क्योंकि शादी, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा डिग्री है, इतना बड़ा आयोजन है कि जिसके नाम पर इतना बड़ा तामझाम फैलाया जाए। बेहतर तो ये हो कि इसके लिए अगर सरकारें चाहें तो क्यों ना कोर्ट मैरिज को ही ऑफिशियली आधिकारिक आयोजन बना दिया जाए। कृपया सोचिए, विचार करिए, ये वाकई चिंतन का विषय है। इतना धूम धड़ाका करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सादगी से भी इस तरह के आयोजन हो सकते हैं।
और समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा और ये होड़ की प्रथा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। कड़वा वीडियो है लेकिन कह के रहेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल, नमस्कार।